हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 की पोल साइंस का, जिसका नाम है जी कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। और हम करने वाले हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एमसीक्यू की भरमार आने वाली है हमारे फर्स्ट टर्म में, ठीक है। और हमारा टारगेट है कि फुल मार्क्स लाने हैं, ओके। और इन क्वेश्चन के अंदर मैं बता दूं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैंने इसके अंदर असर्शन और रीज़न भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को असर्शन और रीज़न में भी दिक्कत आती है। तो मैं पहले दिखा देता हूँ। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है ये सारे के सारे, और ये देखो, ये असर्शन और रीज़न वाले सारे के सारे क्वेश्चन है, ओके। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे प्रिपेयर करे हुए हैं। अच्छा, ये बात मैंने क्यों बताई? देखो, बात यह है कि अगर आप कहीं भी देखो कि डायरेक्टली ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे किसी ने बिल्कुल एज इट इज़ चेपे हुए हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। क्योंकि मैं सुबह 4 बजे तक जग रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, कि आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सकूँ। और अगर कोई डिट्टो अगर मेरा कंटेंट कॉपी कर लेता है तो बहुत बुरा लगेगा यार। पहले तो खुद बोलना कि ऐसा मत करो, किसी का कॉपी मत करो, बट अगर वो फिर भी करते हैं ऐसे तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, आप बता देना, ठीक है। तो चलो जी, शुरू करते हैं। उससे पहले एक और बात बता दूं यार, कि हमारा एक दूसरा भी चैनल है मेन पॉइंट टेक का, ठीक है। मैं उस पर अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कि सर अर्न कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर आप कैसे अर्न करते हो, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के अलावा। तो उन सब के बारे में मैंने बताया। जैसे कि मैंने ये बताया कि मैंने जोमेटो के IP से 9000 रुपीज़ अर्न कैसे किए 1 घंटे से कम के टाइम में। 1 घंटा भी नहीं, सच बताऊं तो 20-30 मिनट में ही अर्न कर लिए थे। अब वो कैसे किए, बहुत सारे लोग शौक होंगे, सर आप डिलीवरी वगैरह करते होगे ऐसा कुछ। मेरे फ़ोन में जोमेटो की ऐप तक नहीं है, मैंने आज तक जोमेटो से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, ठीक है। फ़ोन से एनिमेशन ऐप कैसे बनाएं, ठीक है, सॉरी एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं और उसे यूट्यूब पर डाल के अर्न कैसे करें वो बताया। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, कंप्यूटर वगैरह नहीं होता। मैंने अपनी फ़र्स्ट ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया, ठीक है। बहुत सारे को लगता है कि जी यूट्यूब से आई है, मेरी पहली ऑनलाइन अर्निंग यूट्यूब से नहीं थी। उसके बाद मैंने वेबसाइट कैसे क्रिएट करे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बारे में बताया, बिटकॉइन, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और बनाऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि आप नोट्स से, जो आप नोट्स बनाते हो उससे कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर ऐसी वीडियो आती रहती है, ओके। चलो जी, शुरू कर देते हैं। ओके, अगर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रखा है ना, तो दोस्त इसे ऐसा टेस्ट लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, बिल्कुल आधे सेकंड का टाइम दूंगा, आप आंसर करने की कोशिश करना, ओके। चलो जी, पहला क्वेश्चन है कि अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एम्बेडिंग बेसिक प्रिंसिपल एंड द लॉ ऑफ द नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइन द पावर एंड द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड गारंटी सर्टेन डैश टू द पीपल इज कॉल्ड डैश। तो क्या मतलब, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बेसिक प्रिंसिपल लिखे होते हैं, लोगों की ड्यूटी लिखी होती है, और वो लोगों को गारंटी करता है कुछ सर्टेन क्या, और उसे हम क्या कहते हैं? स्कूल गारंटी करता है और उसे हम रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। रूल गारंटी करता है और उसको हम ओरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एजुकेशन गारंटी करता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। या राइट्स वगैरह जो है वो गारंटी करता है और उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको वैसे इसका आंसर पता ही होगा, पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना पॉज करके वीडियो। वैसे इसका आंसर है डी। बेसिकली जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो लोगों को सर्टेन राइट्स गारंटी करता है। कोई भी एक बंदा दूसरे बंदे के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, ठीक है। और वो बेसिक प्रिंसिपल भी प्रोवाइड करता है, और वो लॉ ऑफ द नेशन होता है, पता ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे है ना थोड़ा एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, क्वेश्चन में नॉट को नहीं पढ़ते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। पहला पॉइंट है कि प्रोवाइड द सेट ऑफ बेसिक रूल टू अलाउ द मिनिमल कोऑर्डिनेशन। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये काम है, फंक्शन यही है कि वो बेसिक रूल्स वगैरह प्रोवाइड करता है। बी, लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाता है, ये भी काम करता है। क्रिएट रिच सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये होता है रिच सोसाइटी क्रिएट करना? बिल्कुल भी नहीं। जस्ट सोसाइटी क्रिएट करना, एक अच्छी जहाँ पर लोगों को जस्टिस मिले वो सोसाइटी क्रिएट करना उसका मेन मोटिव होता है। रिच सोसाइटी का कुछ मतलब नहीं है। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो सी है, क्योंकि सी जो है वो फंक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बट फिर भी हम 4th पॉइंट पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम में भी आप बैठे हो, ठीक है, और पहला पॉइंट ही आपको लगे कि सही है, फिर भी नीचे के पॉइंट पढ़ना ज़रूर, ठीक है। कभी कभार नीचे लिखा होता है कि ऑल ऑफ दीज या कुछ भी ऐसा, ओके। चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ही एक तरह से फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड, जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, आपको पता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक ही बात है, ठीक है। तो आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, है ना। तो उसकी पहली मीटिंग जो थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1947, 11 दिसंबर 1950, 11 जन 1950, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1950। तो मैं आपको बता दूं, जो पहली मीटिंग हुई थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले हुई थी,
ठीक है, कब 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट थी। और आपको अगर पता है, अगर आपने मेरी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख रखी है, जो मैं उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई होप आपने देख रखी हो, बहुत डिटेल में मैंने बताया। तो जो बच्चे यूपीएससी वगैरह के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ज़रूर जाकर देखना उस वीडियो को, ठीक है। और बाकी 11th के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, आप मेरे को ये बताना कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी तो कितने मेंबर उसमें प्रेजेंट थे। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया एग्जिस्टेंस में? 26 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। इसमें क्या लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया? तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जैन 1950 को फोर्स में आया, ठीक है। रेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले हो गया था, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को, जिसे एज अ रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, या लिखा आ सकता है कि प्रिपेयर कब हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप इसको लिख सकते हो कि प्रिपेयर कब हुआ जी? 26 नवंबर 1949। बेसिकली बन के पूरी तरह रेडी हो चुका था 24 नवंबर 1949 को, ठीक है। साइन हुए थे, साइन होने के बाद 26 नवंबर 1949 को बिल्कुल रेडी हो चुका था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी फोर्स में कब आया, तो 26 जनवरी लिखना, अडॉप्ट कब हुआ तो 26 नवंबर 1949 लिखना, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन फॉर डैश। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बेसिकली किसके लिए बना रही थी? कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो, मेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन फॉर, किसके लिए था वो? प्रिंसली स्टेट के लिए था, ब्रिटिश इंडिया के लिए था, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए था, या प्रिंसली स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए था? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने ऊपर देखा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी ना, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑब्वियस ही बात है, जब पहली मीटिंग हो रही है तो उस टाइम तो हमारा जो इंडिया था वो डिवाइडेड नहीं था, पाकिस्तान कुछ था ही नहीं, है ना। तो वो जो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे ना, वो पूरे अनडिवाइडेड इंडिया के लिए कर रहे थे, ओके, जिसमें पाकिस्तान का पार्ट भी शामिल था, और आज के हिसाब से बात करें तो बांग्लादेश का पार्ट भी शामिल था, ठीक है। चलो जी, ये बात हमको क्लियर हो गई। और इसका मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे लीडर जो पाकिस्तान से थे और बांग्लादेश से थे, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे स्टार्टिंग में, बाद में उनको निकाल दिया गया, ठीक है। कब निकाल दिया गया? 3 जून को 1947 को। इसका भी नीचे क्वेश्चन आएगा, पहले बता रहा हूँ, आंसर करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड बाय। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने क्रिएट किया? ड्राफ्ट कमेटी ने, इंडिपेंडेंस कमेटी ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, या नन ऑफ दीज? तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्रिएट किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया डैश एंड यूनाइटेड स्टेट, यानी 3 कंट्रियों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक पॉपुलर नेशनल स्ट्रगल के बाद क्रिएट हुए थे। तो यहाँ पर इंडिया का तो समझ आ गया, यूनाइटेड स्टेट भी समझ आ गया, वो तीसरी कंट्री कौन सी है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इंडिपेंडेंस, एक नेशनल स्ट्रगल के बाद बना है? कनाडा का, नेपाल का, भूटान का, साउथ अफ्रीका? तो मैं आपको बता दूँ, साउथ अफ्रीका ने भी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। तो इसलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश वाज द लास्ट टाइम व्हेन नेपाल क्रिएटेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बताता हूँ, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है ना 6 बार बना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, मैं आपको है ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि बुक के अंदर से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पिक्चर अभी बुक की पीडीएफ भी मैंने साथ में ही खोल रखी है, देखो, ठीक है। मैं इसके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, बट मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेपाल का वो लास्ट टाइम 2015 में बनाया गया था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन डैश नेपाल एमर्ज एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की। तो मैं आपको बता दूं, पहले है ना हमारे नेपाल के अंदर क्या था, राजा रानी वाला सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। तो वो अबॉलिश हुआ, कब अबॉलिश हुआ और कब जो नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना? तो वो बना जी 2008 में। वहाँ पर पहले मोनार्की था, यानी किंग था वहाँ पर एक, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द चीफ कमिश्नर प्रोविंस अंडर द ब्रिटिश रूल। यानी कौन सा चीफ कमिश्नर प्रोविंस नहीं था, वो आपको बताना है, ठीक है। दिल्ली अजमेर, जिसको मारवाड़ भी कहा जाता है, ठीक है, मेवाड़ भी कहा जाता है, बी कुर्ग, ठीक है, सी ब्रिटिश बलूचिस्तान, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है वो है नन ऑफ दीज, ओके। देखो
हमारा जो चीफ कमिश्नर एरिया थे वो बेसिकली 4 थे, एरिया भी कह सकते हो, प्रोविंस भी कह सकते हो, 4 थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये चारों के चारों थे। आपको उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे पूछा सकता है कि ये बताओ कि चीफ कमिश्नर एरिया इसमें से कौन सा है, तो अलग अलग नाम दे देंगे, किसी में दिल्ली दे देंगे, तो आपको बताना कि ये दिल्ली है। तो समझ गए ना आप, बेसिकली ये चारों के चारों ऊपर वाले जो मैंने लिखे हैं, दिल्ली, अजमेर, ठीक है, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये चारों के चारों चीफ कमिश्नर एरिया थे, ठीक है, यहाँ प्रोविंस थे। ओके चलो, तो इसका क्या होगा, नन ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड बाय रफली अलोंग विद द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज, यानी बेसिकली है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एक तरह से उनको है ना एक प्लान बना के दिया था एक ब्रिटिश कमिटी ने, उसके हिसाब से हमारी वो चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो वो कौन सी ब्रिटिश कैबिनेट थी, क्या नाम था उस ब्रिटिश कैबिनेट का, कमेटी का, जो कमेटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट थी, ब्रिटिश कैबिनेट नाम था उसका, ब्रिटिश इंडियन कैबिनेट नाम था, इंडिया कैबिनेट नाम था उसका, या ब्रिटिश कैबिनेट नाम था, या कैबिनेट मिशन नाम था। तो मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन नाम था। बेसिकली कैबिनेट मिशन की ही जो लाइन करी हुई थी ना, ड्रॉ करी हुई लाइन थी, उसी पे वो चल रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाउ मेनी मेंबर प्रेजेंट इन दी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई ना, तो उसमें टोटल 389 मेंबर थे, ठीक है, 389 मेंबर थे। अब आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो हमारे 389 मेंबर थे उसमें से प्रिंसली स्टेट में से कितने थे, ठीक है, हमारे ब्रिटिश इंडिया में से कितने थे, और हमारे चीफ कमिश्नर एरिया, वो तो चलो आपको पता चल ही चुका है 4 थे, तो उसमें से कितने थे वो भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, ठीक है, अंडर द प्लान ऑफ डैश, ये एक डेट है, दोज हु आर इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरीज विच फेल अंडर द पाकिस्तान सीज टू बी द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया था ना, वो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए किया गया था, जिसमें पाकिस्तान का पार्ट भी था। बट जब हमको पता चला कि लोगों ने पाकिस्तान की डिमांड करी और पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन चुका है, तो उसकी बात तो ऑब्वियस ही बात है, हमें उन पाकिस्तानियों को निकालना था बाहर, क्योंकि वो अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हमारे में तो गड़बड़ी करके जाएंगे, तो इसलिए हमने निकाल दिया। कब निकाला, 14 अगस्त 1947 को, 3 जून 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, या नन ऑफ दीज। कुछ बच्चे जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा वो बोलेंगे सर 14 अगस्त 1947, क्योंकि तभी तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ये बात सही है आपकी, आज़ाद तो उसी टाइम हुआ था, ठीक है, बट एक्चुअल में जो पाकिस्तान था ना, वो हमें बहुत पहले पता चल चुका था कि वो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि पता ही है आपको, वो बेवकूफ़ मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, वो इंसान क्या था, बिल्कुल अड़ा हुआ था कि हमें पाकिस्तान क्रिएट करना है, ठीक है, और फिर डिमांड पूरी करी गई, ठीक है। तो इसी वजह से जो 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान था वो एक अलग कंट्री बना, बट उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर थे उनको 3 जून 1947 को ही बाहर कर दिया गया। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आफ्टर पार्टीशन द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर रिड्यूस टू 299, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब पार्टीशन हुआ था ना, तो टोटल 389 थे। जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो 389 थे, बट उसके बाद क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसको निकाल दिया गया, पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया, तो बच गए 289। बट जब एक्चुअल में मैंने आपको बताया था 24 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन चुका था, सिग्नेचर के लिए बुलाया गया था सबको, तो उसमें ना बहुत सारे लोग एब्सेंट थे, ठीक है, तो सिर्फ डैश लोगों ने ही साइन किए थे जो प्रेजेंट थे। तो कितने लोग थे जिन्होंने साइन किया था, कितने लोग प्रेजेंट थे, 280, 258, 284 या 246। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जी 284 लोग प्रेजेंट थे, यानी जो 15 लोग थे वो एब्सेंट थे उस टाइम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली दैट हैड बीन स्टैब्लिश अंडर डैश। तो ना बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर थे ना, अच्छा इसमें से एक क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे पूछा आ सकता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीडर थे या जो मेंबर थे वो कैसे इलेक्ट किए गए, डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से, या किसी और मेथड से। तो मैं आपको बता दूं वो इनडायरेक्ट मेथड से चुने गए थे, ठीक है। 10 लाख के प्रमोशन में से एक, ये बात आपको पता है। ओके, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो बेसिकली है ना, एक प्रोविजनल लेजिस्लेचर एक असेंबली हुई थी, वो किसके अंडर हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर, जो ब्रिटिश लेकर आई थी, उसके अंडर जो जो लीडर चुने गए थे, बेसिकली वही एक तरह से आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर भी थे, ठीक है। कब की बात है जी, 1935 की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। बेसिकली कहानी अलग थी, बट मैंने आपको इजी करने के लिए बताया है, ठीक है। चलो, तो ये बेसिकली प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली की ही जो स्टैब्लिश करी गई थी उसके मेंबर थे, उसी से इनडायरेक्टली चूज़ किया गया था, बनाया गया था इनको, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक द डिसीजन इन द सोसाइटी।
इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये किसका काम है, कौन बताता है कि जी पावर किसके पास होगी, गवर्नमेंट कैसे बननी चाहिए? गवर्नमेंट बताती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, जज बताते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है जी कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि किसके पास कितनी पावर है। हम कहते हैं ना कि जी पीएम के पास इतनी पावर है, सीएम के पास इतनी पावर, ये कहाँ लिखा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स नेपाल्स कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड बिफोर 2015। तो आपको पता ही है कि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन 2015 से पहले 5 बार बनाया गया था, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा, जब मैं बुक की वो दिखाऊंगा ना आपको, बुक के अंदर से जो भी पिक्चर बेस है और सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें बताऊंगा कि आपको कौन कौन से साल में। ओके, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड डैश टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना टाइम लगा उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? 1 साल 11 महीने 12 दिन, 3 साल 3 महीने 2 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, या 2 साल 12 महीने 12 दिन। तो इसका आंसर है जी 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। ये टाइम था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पूरे की पूरा प्रिपेयर हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड, है ना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे। ओके, अब ब्रिटिश इंडिया में से कितने चुने गए थे, प्रिंसली स्टेट में से कितने चुने गए थे, और चीफ कमिश्नर प्रोविंस में से कितने चुने गए थे, ये बताना है आपको। तो देखो, एक चीज़ तो जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, जो एरिया थे, उसमें से 4 चुने गए थे। तो लास्ट वाले में तो 4 आएगा, यानी सी या ए में से हो सकता है आंसर। ओके, बाकी आपको पता ही है कि ब्रिटिश में से चुने गए थे टोटल 292, ठीक है, 292 चुने गए थे, और जो हमारे प्रिंसली स्टेट में थे उसमें से 93 चुने गए थे, और चीफ कमिश्नर तो उसमें से 4 चुने गए थे। तो इसका आंसर है जी सी। टोटल ऐड करो 389 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज दी टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो एक क्या था, टेम्पररी लीडर चुना गया था। तो उसका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, या सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर है जी सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, अब ये तो थे जी हमारे जो टेम्पररी थे। परमानेंट किनको चुना गया था जी? तो परमानेंट चुना गया था, वही ऑप्शन है आपके सामने, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, या सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर है जी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उन्होंने ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लीड किया था, ठीक है। ओके, और ये हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। आई होप ये बात आपको पता हो। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने थे, और प्रेसिडेंट ये हमारे राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना एक पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। किन्होंने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे ना, वो जो दिया था वो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। ये कैसा दिखता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? प्रियम्बल सुना है आपने? वही है आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आपकी बुक का, अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये आपका रिटर्न होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो अच्छे से करके जाना। 5 नंबर का डिट्टो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से, ओके। और 5 नंबर का एक और क्वेश्चन है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस क्या कॉन्स्टिट्यूशन की, वो, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, वो मैं जब PYQs अपलोड करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं बता दूंगा आपको 5-5 नंबर के, ठीक है। तो अभी तो इसका आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। टोटल 7 मेंबर थे इसके अंदर, जिसको लीड कर रहे थे, चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो असेंबली थी, हमें पता है कि उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए थे, है ना। तो बेसिकली कितने दिनों तक मीटिंग हुई थी, ठीक है, कितने दिनों तक, हाँ बिल्कुल, कितने दिनों तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मीटिंग करी थी उन 2 साल 11 महीने 18 दिनों में, ठीक है। वो बताना है आपको। 150 बार मीटिंग करी थी, 160 बार करी थी, 166 बार करी थी, या 176 बार करी थी। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने 160 टाइम्स 2 साल 11 महीने 18 दिन में मीटिंग करी थी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वर्ड डज नॉट अपेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा वर्ड नहीं है? सॉवरन भी है, फर्टिनिटी भी है, सेकुलर भी है। ऑल्दो सेकुलर वर्ड बाद में ऐड हुआ, बट सेकुलर वर्ड भी है। फेडरल वर्ड जो है ना वो इंडिया में नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यूनियन, ये बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, बट फेडरल वर्ड नहीं है।
ठीक है, ये बात शायद आपने 10th में भी नोटिस करी होगी जब मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया होगा, अगर आपने मेरे साथ पढ़ी है क्लास 10 तो उसमें मैंने बताया था कि फेडरलिज्म हम अपनाते हैं, हम फेडरल सिस्टम पे चलते हैं, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ड्राफ्ट कमेटी हैड, कितने मेंबर थे ड्राफ्ट कमेटी में? ऊपर मैंने आपको बता ही दिया था कि ड्राफ्ट कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। ठीक है, उसके लीडर कौन थे, चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो कौन कौन सी चीज़ें हमने कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, हमें पता है कि 50% से 51% वोट अगर किसी लीडर को मिलते हैं तो उसकी गवर्नमेंट बनती है या उसे चुना जाता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है हमने किस कंट्री से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से या यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो चीज़ है हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। देखो मैं आपको, चलो मैं दिखा देता हूँ, पहले जस्ट एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ, दिखाऊंगा नहीं, ये देखो ये लास्ट में लिखा हुआ है। तो सॉरी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ली, ये जो हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था, इसका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पता है ना आपको, जैसे एक फंडामेंटल राइट होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी होते हैं। तो वो हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? वो लिए हैं हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी, एक ही चीज़ ली है बेसिकली हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम। जुडिशियल रिव्यू आपको आगे वाले चैप्टर्स में पता चलेगा, जब हम जुडिशरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, अभी बताऊँगा तो टाइम वेस्ट वाली बात है। तो वो जो थी हमने कौन से, जो पावर थी जुडिशरी की, वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? तो वो हमने लिया जी यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ वॉज अडॉप्टेड ऑफ फ्रॉम, यानी जो द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ है वो हमने कौन सी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था? वो हमने लिया था जी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने किस कंट्री से ली है? ये बेसिकली हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर, ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर जो है ये भी हमने क्या है, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, ये भी नहीं बोलना चाहिए था मेरे को, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने द रेजिडुअल पावर ये हमने लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, चलो अब 2 क्वेश्चन और है, फिर आएंगे आपके असर्शन और रीज़न। द क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो बेसिकली जो क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। चैप्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, इंडिया जो है इंडिपेंडेंट कब हुआ था? ये आपको पता ही है, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, अगर कोई बंदा 26 जनवरी 1950 को मार्क कर रहा है ना दोस्त, तो दिक्कत है। ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं भगवान से प्रे करूँगा कि आप अच्छे नंबर लेकर आओ, बट ये पता होना चाहिए थी बात आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, असर्शन और रीज़न। ठीक है, यहीं पर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। पहले तो मैं 2 सेकंड लूँगा आपको ये समझाने में कि असर्शन और रीज़न को अटैम्प्ट कैसे करते हैं। बड़ा सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, असर्शन और रीज़न में ना लाइनें लिखी हुई होती है। असर्शन के सामने एक लाइन लिखी होती है, रीज़न के सामने एक लाइन लिखी हुई होती है। तो पहले आपको क्या करना है, इनको इंडिविजुअली चेक करना है कि असर्शन के सामने जो लाइन लिखी हुई है वो सही है क्या, जो रीज़न के सामने जो लाइन लिखी हुई है वो सही है। अगर दोनों गलत होती है तो बोथ आर रॉन्ग। अगर एक सही होती है, मान लो असर्शन सही है तो असर्शन सही है बट रीज़न फॉल्स, और अगर रीज़न सही है तो असर्शन फॉल्स। तो इसके ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे आर असर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स, ऐसे। अगर दोनों ही सही है तो देखो कि दोनों में कनेक्शन है या नहीं है। कनेक्शन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा आगे वाले क्वेश्चन में, हम समझेंगे। बट अगर कनेक्शन नहीं है तो आपको क्या लिखना है कि असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट देयर द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन प्रैक्टिकल करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, यानी कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। क्यों जी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है या नहीं माना जाता? बिल्कुल माना जाता है। हमने बहुत सारे जो प्रोविज़न हैं वो दूसरी कंट्री से अडॉप्ट किए हैं, ये बात सही है। तो यानी ए जो है वो सही है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ,
बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्यों? मैं एक बात ये है ना, क्वेश्चन अगर आपको लेंथ में, मतलब आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उससे बोला जाता है कि क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप ये बोलना कि हाँ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे जो हमारे प्रोविज़न है वो हमने दूसरी कंट्री से अडॉप्ट किए हैं, ठीक है, बट वो टोटली बोरोड नहीं है, ठीक है। उसमें से जो चीज़ें हमारी कंडीशन पे फिट बैठती थी उसी को हमने अडॉप्ट किया है। बट बेसिकली है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा ही बोरो, आंख बंद करके बोरो कर लिया, ये नहीं है। तो समझ आ गया ना एजर्शन क्यों ट्रू है। यहाँ पर अगर फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो दोस्त नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एक बार दोबारा बता देता हूँ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हमने आंख बंद करके सारी की सारी चीज़ें कॉपी नहीं करी। हमने देखा कि ये चीज़ हमारी कंडीशन पे फिट होती है तभी लिया हमने। ओके, तो यानी एजर्शन तो जी हमारा ट्रू है। अब पढ़ते हैं रीज़न। मैनी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्री। क्या ये बात सही है? बात सही है। ऊपर देखे तो हमने अलग अलग कंट्रीज हमने कितनी ज़्यादा चीज़ें ली है। ओके, तो ये भी सही है, यानी हमारा अजर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू। अब हम देखेंगे कि दोनों में आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब अगर कनेक्शन चेक करना है तो कुछ नहीं करना, आपको एक लाइन में पढ़ दो दोनों की दोनों। ध्यान से सुनना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दूसरी कंट्रियों से लिए हैं। सही बैठ रही है ना लाइन, एकदम करेक्ट बैठ रही है ना, तो यही है। तो इसका आंसर क्या है? बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। अगर कनेक्शन नहीं बैठता, अगर ये पूरी लाइन में मैं एक लाइन में नहीं बोल पाता, तो इसका आंसर होता बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। बट क्योंकि दोनों में अच्छा सा तुक बैठ रहा है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, तो इसलिए दोनों में कनेक्शन है। तो इसका आंसर है ए, कि दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दोनों, और करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है रीज़न अजर्शन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अजर्शन लिखा हुआ है कि 389 मेंबर जो थे वो प्रेजेंट थे फर्स्ट मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। क्या ये बात सही है? ये बात करेक्ट है, पढ़ा था हमने ऊपर, है ना। अब रीज़न पढ़ो। रीज़न लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द बेसिक सेट रूल टू अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करता है जिससे एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहे लोगों में। तो यानी हमारा अजर्शन भी सही है, हमारा रीज़न भी सही है, बट क्या दोनों में कोई कनेक्शन बैठ रहा है? अब मैं एक लाइन में रीड करने की कोशिश करता हूँ, फिर आप बताना। 389 मेंबर प्रेजेंट थे फर्स्ट मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है बेसिक सेट ऑफ रूल ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेशन। क्या बैठ रहा है ये लाइन? क्या मतलब है इसका? तो ये नहीं बैठ रहा ना। ऐसा थोड़ी ना कि 389 मेंबर इसलिए थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करता है, नहीं है। तो यानी दोनों लाइनें सही है बट दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका आंसर है बी, कि असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया 26 नवंबर 1949 को। क्या ये बात सही है? आप बताओ जी, ये बात सही है? चलो मैं ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, बट एक क्वेश्चन मैं आपको भी करने के लिए दूंगा अजर्शन और रीजन का, ठीक है। मेरे को भी पता चलना चाहिए कि आपको कितना आता है नहीं कितना आता है। चलो इसी क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताना, ठीक है। चलो अजर्शन क्या सही लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को आया फोर्स में, और फिर रीज़न रीड करना है आपको कि फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोनों चेक करना है, दोनों में से अगर सिर्फ एक सही है तो देखना है कि रीज़न सही है या असर्शन सही है। अगर मान लो हमारा असर्शन सही है और रीज़न गलत है तो असर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स। अगर हमारा असर्शन गलत है और रीज़न ट्रू है तो असर्शन इज़ फॉल्स बट द रीज़न इज़ ट्रू। ऐसे करके मार्क करना है इसका आंसर। टाइम पे बताना है कि सर इस टाइम पे जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर ये है, ठीक है दोस्त। अच्छे से बताना आप, ओके। इजी क्वेश्चन था बट फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो बता देना, मैं बता ही दूंगा नीचे आंसर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले तो इसको बैक कर लेते हैं। ये बेसिकली है ना पूरा एक पैराग्राफ है, ठीक है, बुक का ही है ये, तो मैंने बुक से ही लिखा है, ओके। चलो अब बात करते हैं जी क्वेश्चन की। तो असर्शन लिखा हुआ है कि 2008 में जो नेपाल था वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। कब बना? जब उसने अपने मोनार्क को यानी राजा को हटा दिया, अबॉलिश कर दिया मोनार्की सिस्टम। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। 2008 में हमने ऊपर भी देखा था कि नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था, ठीक है। तो यानी असर्शन तो सही है। अब रीज़न पढ़ते हैं कि द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो माओइस्ट पार्टी थी, was in the forefront of the struggle for the popularly elected constituent assembly. Finally, under the pressure of popular agitation, the king had to install a government, ठीक है। फिर acceptable to the agitation parties, these government stripped the king of almost all power.
इसमें दिक्कत हुई होगी आपको, बट मैं आपको बता देता हूँ ये भी सही है। इसमें लिखा हुआ क्या है, पहले रीज़न में ये समझा देता हूँ। रीज़न में लिखा हुआ है कि नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, वो बिल्कुल ये चाह रही थी कि पॉपुलर इलेक्टेड लीडर आए और कॉन्स्टिट्यूशन बने, जो हमारा नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, ठीक है। और उसके लिए फिर किंग को इंस्टॉल करना पड़ा, और एक टाइम ऐसा आ गया जब उन लोगों ने किंग को ही हटा दिया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और दोनों का आपस में लेना देना भी है। क्यों लेना देना है, देखो सिंपल सीधी बात है, मैं आपको इसमें क्लियर करता हूँ कि अब मैं इसको एक लाइन में पढ़ता हूँ कि 2008 में नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई। क्यों? क्योंकि माओइस्ट पार्टी ने नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने स्ट्रगल किया इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है। और उसके बाद किंग ने इंस्टॉल किया, और एक टाइम आने पर किंग को भी हटा दिया गया। तो ये कनेक्शन बैठ रहा है, ठीक है। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आपको ये बात पता होगी, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोबारा बात बता देता हूँ, किंग इसलिए हटा था क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने रिवोल्ट किया था, और इसीलिए ही जो हमारा नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाया। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। ऊपर हमने देखा था बेसिकली फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो असर्शन सही है। रीज़न रीड करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड फ्रॉम 26 नवंबर 1949। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 से। क्या ये बात सही है? ये लाइन एकदम सही लिखी हुई है। अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर 1949 को। वो अलग बात है कि जी फोर्स में 26 जनवरी 1950 को आया, ठीक है। दोनों लाइनें सही है, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों लाइनों का आपस में लेना कोई देना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 26 नवंबर 1949 को। क्या लाइन बन रही है ये? तो दोनों सही है, बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि द असर्शन एंड द रीज़न इज़ करेक्ट, बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है जी। चलो, तो ये हमें हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़े पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है करवाना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एक नंबर का भी क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट करी थी ये, मतलब स्टार्ट करा था पहला क्वेश्चन, तो मैंने ऊपर लिखा होता है फुल मार्क्स, तो फुल मार्क्स का मतलब फुल मार्क्स ही होता है, ठीक है। तो इसलिए चलो जी, तो बेसिकली ये पहली पिक्चर है। ये पहली पिक्चर क्या शो करती है, एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन क्या है, जैसे आपने एक यूएन सुना होगा, वैसे यूरोपियन यूनियन और यूएन के बारे में 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, आपके पास पोल साइंस है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे यूरोपियन यूनियन क्या करता है, यूरोप की सारी कंट्री में जो भी तकलीफ है उनको सॉल्व करता है, उनको एक तरह से देखता है, रख रखाव का काम या जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है। अलग अलग ऑर्गन भी है यूरोपियन यूनियन के भी, ठीक है। चलो, ये हमें समझ आ गया। तो जो यूरोपियन यूनियन है, इस पिक्चर में क्या शो कर रहा है मैं आपको बता दूं। यूरोपियन यूनियन ने 2003 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ट्राई किया था, बट वो फेल हो गया। तो यही इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं जी नेक्स्ट पिक्चर की। और कौन सी पिक्चर है ये? चलो, बेसिकली इस पिक्चर के अंदर क्या दिखाया गया आपको पता है कि हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। हमारे उस टाइम है ना, उस टाइम क्या अभी भी, पहले भी और अभी भी अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग आपको पता है इंडिया के अंदर है। यहाँ पर कोई भी लोग कुछ भी टाइप की आइडियोलॉजी रख सकते हैं, ठीक है। और आप है ना इस पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पर देखो बैंड बाज और ये सारे के सारे देखो कोट पैंट पहन के बैठे। ये क्या है? ये वेस्टर्न कल्चर को आप यहाँ देख रहे हो, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इनके साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, आपको पता है, बहुत लंबी कहानी है इनकी, कभी आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो बेसिकली वेस्टर्न कल्चर को इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि वहाँ पर इनको लगता था डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या कम है या ऐसा कुछ। और दूसरी तरफ जो थे, एक तरह से आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा है जन गण मन और यहाँ लिखा है वंदे मातरम। तो अलग अलग आइडियोलॉजी, ठीक है, समझ रहे हो। तो लोगों की उस टाइम अलग अलग आइडियोलॉजी थी। कुछ कह रहे वेस्टर्न कल्चर को अपनाओ, कुछ कह रहे इंडियन कल्चर को अपनाओ, कोई बोल रहे सारे गाम जो हमारा सारे जहाँ से अच्छा है, जो वंदे मातरम है इनको बनाओ, कोई कह रहा है जनगण। तो अलग अलग आइडियोलॉजी थी। ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया, आइडियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अलग थी। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने बैठूंगा, वैसे तो 12th क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बट आपको समझ आ गया ना, बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं। तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने थे ना, वो देखो 2 गले हैं उनके, 2 हेड हैं। बेसिकली वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इन सब के बीच में, ठीक है। क्योंकि देखो चलना तो साथ में ही था, है ना, तो कुछ ना कुछ बैलेंस का तरीका तो अपनाना था। तो ये है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पिक्चर की। अब ये क्या है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे नहीं मतलब इराक के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इराक का ना एक लीडर हुआ करता था सद्दाम हुसैन। ऑल दो वो डिक्टेटर था, ठीक है, बहुत ही पंगे लेता था वो। उसने फालतू में कुवैत पे इन्वेड कर दिया था, कभी पढ़ेंगे उसके बारे में क्लास 12th में। बट है ना,
एक्चुअल में फिर जब वो हार गया था, ठीक है, तो हार गया था, तो उसके हारने के बाद क्या हुआ था कि जब वो हार गया तो अब क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की डिमांड करी गई और वहाँ के जो लोग थे वो आपस में लड़ने लग गए, अलग अलग एथनिसिटी के लोग हुए। यहाँ पर देखो सुन्नीज़ लिखा है, ठीक है, यहाँ पर बगदाद लिखा है, यहाँ पर कुर्द लिखा है, तो ये अलग अलग टाइप के जो एथनिक लोग थे वो आपस में लड़ने लग गए थे, ठीक है। बेसिकली ना मैं आपको बताऊँ, सद्दाम हुसैन ने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा था, एटलीस्ट अपनी इराक के अंदर। तो वो क्या था कि इन ये शिया हो गए, सुन्नी हो गए, कुर्द हो गए और अलग अलग जो भी एथनिसिटी के लोग थे ना, उनके बीच में बहुत एक शांति बना के रखता था। बट जैसे ही हो गया खून खराबा स्टार्ट। अब वो कहते हैं मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा, ये देखो आई गॉट द पेन, मेरे को लिखना चाहिए, मेरे पास इंक है, ये फलाना दिखाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पिक्चर की बात करते हैं। वो क्या है, पहले तो ये बता देता हूँ मैं, डिबेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ नेपाल। तो मैंने बताया था 1948 में, 51 में, 59 में, 62 में, 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन बना 5 बार। और उसके बाद 2008 में जब मोनार्की सिस्टम हट गया तो 2015 में भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, 6 बार कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका टोटली, ठीक है। अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बार चेंज करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बेसिकली है ना, मैंने आपको बताया था इंडिया, साउथ अफ्रीका और अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पॉपुलर जो है वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए माना जाता है क्योंकि वो एक नेशनल स्ट्रगल के बाद बना। ये इन्होंने कोई नेशनल स्ट्रगल नहीं किया इसलिए नहीं माना, ठीक है, तो ये रीज़न था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि ये देखो, ये ना बेसिकली इराक के कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाया गया है कि पत्तों पे है, ठीक है, पत्तों पे खड़ा हुआ है, पत्तों का ये एक घर बना हुआ है और ये एक दिन ढह जाएगा। पता है क्या है बात, क्या हुई, इराक को हराने वाला अमेरिका था, ठीक है, तो उसी के बाद सद्दाम हुसैन हटा था। तो बेसिकली है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था ना इराक का, वो आपको शायद ये ना पता हो, प्रो यूएस ने बनाया था। जो यूएस को सपोर्ट करने वाले लोग थे इराक के अंदर, उन्होंने बनाया था। तो इसकी वजह से कुछ लोग वहाँ ना खुश थे, इस कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ खुश थे, तो उन्होंने बोला है कि पत्तों का है ये कॉन्स्टिट्यूशन, गिर जाएगा एक दिन, ये दिखाने की कोशिश करी गई है इसमें, ठीक है। चलो, इसमें आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि जी किसने बनाई है, इतना नहीं आता, थोड़ा सा नाम याद रख लेना, ठीक है। ये देखो कैसल ऑफ कार्ड्स, तो ये नाम याद रख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट पिक्चर की बात करते हैं जी। वो हमारे शायद बी.आर. अम्बेडकर जी और हमारे राजेंद्र प्रसाद जी की है। तो आपको पता है राजेंद्र प्रसाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और जो हमारे बी.आर. अम्बेडकर थे वो कौन थे, हमारे जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, मतलब प्रेस चल रहा है और हाथ वगैरह ग्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। चलो नेक्स्ट जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, पहली बात तो अगर ये आपको मान लो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है ना, तो ये बहुत अच्छे से करके जाना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। चलो ये क्या है, तो आपको पता ही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब बन रहा था तो बहुत सारा डिबेट और डिस्कशन हुआ था, बहुत बातें बोली गई, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस करा गया था। तो ये बहस ही है, वो डिस्कशन दिखाया गया, डिबेट और डिस्कशन दिखाया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और अगर मान लो आपका रिटर्न होता है, एमसीक्यू होता है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है कि आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली है। मैंने सारी नहीं बताई थी, मतलब मैंने जो एमसीक्यू थे ना उसके अंदर भी ये देखो, ये कि स्पीकर का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, इसके बारे में नहीं बताया। और जो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो जी, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छा एक और बात बता दूं यार, हमारा इसके अलावा भी एक और चैनल है, एक यूनिक वर्ल्ड करके, जहाँ पर मैं फैक्ट वगैरह से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो बना चुका हूँ, कभी कभी हमारे दिमाग में आता है ना। देखो पहली बात तो ये बता दूँ दोस्त, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता कि कोई चीज़ होती है तो क्यों होती है, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आपको, जैसे कभी कभी हमारे दिमाग में आता है ना यार, जब इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसों की मशीन है तो बहुत सारे पैसे क्यों नहीं छाप देती। तो ऐसी वीडियो वो विद कॉन्सेप्ट, ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ मज़े के लिए वीडियो बना दी, कुछ समझ आए आपको, ठीक है, जिससे थोड़ी सी आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो। ओके, तो मेन पॉइंट टेक का तो पता ही आपको, अर्निंग से रिलेटेड, ये मेन पॉइंट गेमिंग है। आ जाना वहाँ पर, अभी कभी खेलने का मन करे आपका, 1-2 वीडियो अपलोड कर रखी है, अपने स्टूडेंट के साथ भी अपलोड कर रखी है खेल के, तो आप देख सकते हो, ठीक है। और खेलना है तो बता देना। तो मेन पॉइंट स्टडी का तो सब्सक्राइब कर ही देना यार। और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है, तो आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे अभी तक मैंने इस पर कुछ डाला नहीं है, ठीक है, डालेंगे, बट अभी टाइम ही नहीं मिल पाता। जैसे कि आपको बताया, मैंने बताया था 4-4 बजे तक जगना पड़ रहा है ना। तो चलो जी, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। अच्छा एक और बात बता दूं यार, हमारा टेलीग्राम चैनल है क्लास 11th का, ठीक है। देखो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग हैं, 10th वाला या 9th वाला ज्वाइन मत कर लेना। क्लास 10 का मेन पॉइंट स्टडी टेलीग्राम, तो बेसिकली अब आपको पता चली गया होगा, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही टेलीग्राम है, बट बहुत ज़्यादा बेस्ट है टेलीग्राम व्हाट्सएप से। उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, लॉगिन वगैरह कर लेना और सर्च पे लिखना मेन पॉइंट स्टडी,
11th, तो आप 11th के आर्ट्स के मेन पॉइंट स्टडी के टेलीग्राम पे आ जाओगे। कॉमर्स वाला भी ज्वाइन मत कर लेना, अगर आप कॉमर्स के हो तो कर लेना, बट पोल साइंस है आपके पास तो आर्ट्स के होगे तो वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर नोट से रिलेटेड भी वहाँ पर आपको एक चीज़ की अपडेट मिल जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए स्टे ट्यून। एमसीक्यू की प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी चैप्टर के भी एमसीक्यू जो अपलोड करूंगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उनके चैप्टर नोट्स का भी मिल जाएगा। और बाकी अगर आपके पास इको वगैरह जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री वगैरह, तो उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।